together. Radio Manu 91, where it's always better. Where it's always better. Yo. सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ. Tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio Manu 92 FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ. चलो बात करके देखते हैं, let's all shine on. Yo, let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. Chalo baat karke dekhte hain, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This is Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. This is Radio Manu 90.0 FM, presenting Know Your Heritage. हेलो, आदाब, सलाम. दोस्तों, आप सुन रहे हैं नो योर हेरिटेज सीरीज का ये प्रोग्राम. मैं हूं आपका होस्ट इकरामुल हक. नो योर हेरिटेज सीरीज के पिछले एपिसोड्स में हमने दिल्ली सल्तनत के सिक्कों पे बातचीत की थी और हमने ये समझने की कोशिश की थी कि दिल्ली सुल्तानों ने जब हिंदुस्तान पे अपनी हुकूमत कायम कर ली तो उनके ज़माने में सिक्कों में क्या तब्दीलियाँ आईं. इन सब सवालात और इन सब मौज़ूआत पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक बार फिर जनाब प्रोफेसर दानिश मोइन साहब. आप मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में शोबे तारीख़ के प्रोफेसर हैं और आपने न्यूमिस्मेटिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट नासिक में 25 साल से ज़्यादा के अरसे पर अपनी खिदमात अंजाम दी हैं. आज के इस एपिसोड में हम अपनी पुरानी गुफ्तगू को और पुराने सिलसिले को जारी रखेंगे और ख़ास तौर से ये देखने की कोशिश करेंगे कि मुग़ल हिंदुस्तान में सिक्कों में क्या तब्दीलियाँ आईं. प्रोफेसर दानिश मोइन साहब, आपका एक बार प्रोग्राम में फिर स्वागत है. बहुत बहुत धन्यवाद. सबसे पहले तो हमने जहाँ से पुराना हमारी जो गुफ्तगू का सिलसिला था, जहाँ हमने छोड़ा था पिछले एपिसोड में, मोहम्मद बिन तुगलक ये दिल्ली सल्तनत के बड़े नामवर सुल्तान और हुक्मरान हैं और इनके दौर में कई सारी ऐसे रिफॉर्म्स और मेजर्स लिए गए जिसकी वजह से ये काफ़ी पढ़े और पढ़ाए जाते हैं. क्या मोहम्मद बिन तुगलक के ज़माने में सिक्कों में भी कोई बड़ा चेंज और बड़ी तब्दीली आई? देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत के वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बादशाह में आते हैं. सिर्फ पॉलिटिकली नहीं, न्यूमिस्मेटिक्स में भी बहुत बड़ा रोल है उसमें. तफसील से बात नहीं हो पाएगी, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के कुछ चेंजेस को हल्का सा मैं आपको बयान कर दूँ. उसमें एक पर ज़्यादा बात करूँगा जो किताबों में बहुत लिखा हुआ है. एक तो ये कि तब्दीली ये आई कि जो चीज़ें खलजीज़ में बंद हो गई थी, खलीफाओं का नाम लिखने का परंपरा, ये इसको री इंट्रोड्यूस करते हैं. अच्छा, उनको ये मालूम हुआ कि अरे खलीफा तो जिंदा है, बगदाद में नहीं है बल्कि इजिप्ट में, मिस्र में है. तो इजिप्ट के हिसाब से उन्हें फिर बाकायदा इनकी यहाँ से एम्बेसी गई और डिग्री ऑफ एडमिनिस्ट्रेचर मिला और तो फिर से उनके सिक्के में नाम आने लगा. तो एक बड़ी तब्दीली ये है. फिर कलमा वगैरह सिक्के पर उनके आने लगा जो इल्तुतमिश में. तो ये 2-3 चीज़ें, लेकिन हम इस पर तफसील में नहीं जाएंगे. हम जो आपके साथ जिक्र करेंगे, जो बात करेंगे, वो एक जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से वो टोकन करेंसी के बारे में बात करना चाहेंगे. क्योंकि किताबों में हमेशा टोकन करेंसी, कहीं फोर्स करेंसी, फिडेटरी करेंसी, अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है. तो ये आपके सुनने वालों को जानना चाहिए कि टोकन करेंसी है क्या जी. और आज की करेंसी सिस्टम और अहद वस्ता की या कदीम हिंदुस्तान की
जो करेंसी है उसमें फर्क किया। करेक्ट। ये खासकर एक्सेप्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो टोकन करेंसी का मतलब ये होता है, आज जो आप करेंसी इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक टोकन करेंसी है। यानी कि 100 रुपए का नोट, 500 का नोट, 200 का नोट, ये एक गवर्नमेंट ने एक वैल्यू असाइन की आपके कागज के टुकड़े को, और आप एक्सेप्ट कर रहे हैं किस बेसिस पर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर। क्योंकि यू बिलीव इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट इंडिया ने हमसे गारंटी लिया है तो हम इसको लेंगे। मैं धारक को वचन देता हूँ, आई प्रॉमिस टू पे। ये किसने कहा है? भारत सरकार ने आपको कहा। तो भारत सरकार की गारंटी को आप एक्सेप्ट करते हैं। इसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू पर एक्सेप्ट करना। तो आज हिंदुस्तान नहीं, दुनिया में तमाम जगह पर जो करेंसी एक्सेप्ट हो रही है वो फेस वैल्यू पर हो रही है। अहद अवस्था में कोई ऐसी परंपरा नहीं, यानी कि मिडिवल पीरियड की जो करेंसी सिस्टम है वो बेस कर रही है इंट्रिंसिक वैल्यू पर। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है वैल्यू ऑफ द मेटल, यानी जितने ग्राम का चांदी या सोने का सिक्का है उसकी वो वैल्यू है। आपके पास गोल्ड का कॉइन है तो मेरे पास चांदी का भी कॉइन है, एक कॉइन 10 ग्राम का आपके पास भी है गोल्ड का, मेरे पास, तो आप ज्यादा पैसे वाले आदमी। करेक्ट। मगर आपके पास एक गोल्ड कॉइन है, मेरे पास 20 कॉइन जो है चांदी का, तो मैं आपसे ज्यादा पैसे तो वाला। मोहम्मद बिन तुगलक की जो टोकन करेंसी है इसमें क्या हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक के टोकन में क्या हुआ कि उसने ये एक ऑर्डर निकाला कि जो करेंसी हमारी मार्केट में चांदी की चल रही है उसके एवज में आप जो मैं आज करेंसी निकाल रहा हूं, जो कांसे की थी, पित्तल कह लीजिए, कांसा कह लीजिए, ब्रोंज इंग्लिश में आप लिखते थे, ब्रोंज की एक करेंसी निकाला तकरीबन 10 ग्राम के आसपास, और उसको कहा कि ये दोनों बराबर रेट पर बिकेगी। यानी ब्रोंज का 10 ग्राम का सिक्का, हाँ, चांदी के 10 ग्राम के सिक्के के बराबर, वैल्यू बराबर। अब इसको लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने कहा कि अवाम बहुत बड़ी ताकत होती है, राइट। आप बादशाह हो या कोई भी हो, तो अवाम ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया कि कभी भी चांदी और ब्रोंज एक रेट में नहीं बिकेगा। नहीं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि भाई सुल्तान ने हुक्म जारी कर दिया तो हम तो अवाम ठहरे, हाँ, हमको तो बादशाह का, सुल्तान का हुक्म मानना है जी। तो ये फेल क्यों हुआ? यही तो बात है कि कैसे एक्सेप्ट नहीं करेगी अवाम। अवाम ने एक्सेप्ट नहीं किया कि भाई एवरीबडी वाज रेडी टू गिव बट नोबडी वाज टेक। अच्छा। आपको आज के डेट में मैं बोल दूं कि कॉपर और सिल्वर बराबर है तो आप ये बोलिएगा भाई कॉपर मुझे दे दीजिए, ले लीजिए, सिल्वर मुझे दे दीजिए। अच्छा, वही होने लगा और अल्टीमेटली आपको पता है कि कंप्लेन किया अवाम में, पूरा इंटरनेशनल मार्केट बन गया, मार्केटिंग नहीं हो रहा, कोई आदमी लेने को तैयार नहीं। सरकार को जब मालूम हुआ कि मेरी करेंसी एक्सेप्ट नहीं हो रही है तब लोगों ने ये कहा कि क्या करना है, उन्होंने कहा मैं विड्रॉ कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने कहीं ये पढ़ा है कि मोहम्मद बिन तुगलक के जमाने में जाली सिक्के बनने लगे। वही बता रहा हूँ। तो जब मैंने कहा मैं विड्रॉ कर रहा हूँ, जिसके पास जितना करेंसी पैसा है वो आप लेके आ जाइए और रॉयल ट्रेजरी से पैसा आप उठा लीजिए। अच्छा। अब जैसे ही ये ऑर्डर आया तो सरकार ने 1 लाख कॉइन बनाया था, 2 लाख मार्केट में 2 काउंटरफिट कॉइन आ गया, जाली सिक्के आ गए। लोगों ने ब्रोंज के जाली सिक्के बना के वहां गए और सरकारी खजाने से उसके बदले में चांदी के सिक्के लेना शुरू। बोलते कि फ्लॉप हो गया, तुगलक बना दिया। ये तुगलक यही है कि ये तुगलक की मार्केट की पॉलिसी थी जो है तो वो फेल कर गए। और इसमें इस लेवल पे फेल हो गए कि क्योंकि मैंने कहा कि अवाम की चीज होती है, अवाम की एक्सेप्टेंस जरूरी होती है, तो आपका ये रीजन हो गया कि आपने हटा दिया। अब इसमें एक चीज बड़ी और इंटरेस्टिंग है जो मैं शेयर करना चाहूंगा आप लोग से। इन सिक्कों की अगर आप इबारत को पढ़ेंगे बहुत इंटरेस्टिंग है। एक तरफ वो राजा बोलता है अपने से कि जो लोग बादशाह का हुक्म मानना वैसा ही है जैसे खुदा का हुक्म मानना। अरबिक में लिखता है मनता सुल्तान फकत अदर रहमान, और दूसरी तरफ लिखता है कि मेहरे शुद्ध सिक्का राज बंदाए उम्मीदवार मोहम्मद बिन तुगलक, कि ये जो शुद्ध मेहर है, मुहर है, ये राज है, इसको एक्सेप्ट कीजिए, योर्स फेथफुली मोहम्मद बिन तुगलक। तो अपील भी की जा रही है, जैसे आप मैं धारक को वचन देता हूँ, ऐसी अपील भी इसमें आ रही है। लेकिन उसके बाद भी अवाम ने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि आप बादशाह है तो भी क्या, ये थोड़ी इकोनॉमी अपने हिसाब से चलती, किसी चांदी और ब्रोंज बराबर नहीं हो सकता। और ये फ्लॉप किया, इट वाज अ ग्रेट लॉस। और इसी वजह का कुछ लोग पागल रूलर और क्या बोलते हैं, ये मोहम्मद बिन तुगलक की वेरी इंटरेस्टिंग हशर हुआ था। दोस्तों, हम प्रोफेसर दानिश मोइन साहब से ये दिलचस्प और इंटरेस्टिंग गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं। आप सुन रहे हैं नो योर हेरिटेज, रेडियो मानू 90.0 FM का हिस्ट्री एंड हेरिटेज शो।
listening to Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. This is Radio Manu 90.0 FM. Let's listen to the Mindful Minute. प्रेमचंद ने कहा है, अनुराग यौवन रूप या धन से उत्पन्न नहीं होता. अनुराग यौवन रूप या धन से उत्पन्न नहीं होता. अनुराग अनुराग से उत्पन्न होता है. Steve Jobs once quoted, "Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be tracked by dogma, which is living with the results of other people's thinking." परिंदों की तरह हवा में उड़ना और मछलियों की तरह पानी में तैरना सीखने के बाद हमें इंसानों की तरह जमीन पर रहना सीखना है. डॉक्टर राधा कृष्णन. ये है रेडियो मानू 90.0 FM. आप सुन रहे थे द माइंडफुल मिनट. You are listening to Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. आप सुन रहे हैं नो योर हेरिटेज, रेडियो मानू 90.0 FM का हिस्ट्री एंड हेरिटेज शो. वेलकम बैक दोस्तों. आप सुन रहे हैं नो योर हेरिटेज सीरीज का ये प्रोग्राम. मैं हूं आपका होस्ट इकरामुल हक और मेरे साथ बातचीत में शामिल हैं जनाब प्रोफेसर दानिश मोइन साहब. प्रोफेसर दानिश मोइन साहब, शेर शाह सूरी का बड़ा नाम मैंने सुना है और उनका नाम कई कॉन्टेक्स्ट में सुना है. ये कहा जाता है कि उन्होंने हिंदुस्तान में बहुत बड़ी सड़कें बनवाई. हर 20 मील पे उन्होंने एक सराय बनवाई जहाँ पे मुसाफिर ठहरते थे. उनके खाने पीने का इंतज़ाम हुआ करता था. उनके ज़माने में बहुत ज़बरदस्त लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम था. तो शेर शाह सूरी ने क्या सिक्कों में भी कुछ चेंजेस किए, कुछ नए तरह के सिक्के चलाए? मेजर चेंज. कुछ बादशाह हैं जो मेजर चेंज के लिए जाने जाते हैं, उसमें शेर शाह सूरी का भी नाम आता है. अच्छा. मेजर चेंज क्या किया इन्होंने? पहली चीज़ आपको मैंने बताया था कि दिल्ली सल्तनत के जो सिक्के चल रहे थे वो सिल्वर, गोल्ड, कॉपर और बिलन में चलते थे. तो पहला काम तो ये हुआ कि बिलन को डिस्कार्ड कर दिया गया. किसी भी तरह के बिलन कॉइन, छोटे मोटे जो 3.5 ग्राम, 2.5 ग्राम, 2 ग्राम के सिक्के चल रहे थे, वो खत्म कर दिया. मिक्स्ड कॉइन्स खत्म हो गए और हेवी कॉपर कॉइन्स का इंट्रोडक्शन होता है. अच्छा. 20 ग्राम का. ओह, भारी और सिर्फ कॉपर के बने, सिर्फ प्योर कॉपर कॉइन और 20 ग्राम के सिक्के रहे. और एक नहीं, हजारों की तादाद में आपको अवेलेबल है आज के डेट में भी. म्यूजियम्स में और प्राइवेट कलेक्टर्स में, कलेक्शन में काफी अवेलेबल है ये. तो एक पहला चेंज तो ये कर दिया. दूसरा एक बड़ी अच्छा वर्ड आप लोग सब लोग हम बोलते हैं, रुपया. रुपया. हाँ, रुपया. आप जो टंका बोलते थे दिल्ली सल्तनत में, उसको शेर शाह सूरी ने रुपया कर दिया. अच्छा. दिल्ली सल्तनत का टंका यानी चांदी का सिक्का, हाँ, शेर शाह सूरी के जमाने में रुपया हो गया. और ये रुपया वर्ड आया कहाँ से? संस्कृत से आया. अच्छा. संस्कृत में रूप कहते हैं चांदी को. तो फ्रॉम रूप इट बिकेम रुपया. अच्छा. तो आज जिसे हम रुपया कहते हैं, ये शेर शाह सूरी का दिया हुआ है. अच्छा. तो एक दूसरी चीज हो गई. और इतना ही नहीं किया उसने, उसका वेट भी थोड़ा सा बढ़ाया. मैंने कहा था तकरीबन टंका 11 ग्राम के आसपास का होता था, इसने 11.5 कर दिया. अच्छा. तो वेट साइज हो गया. तो एक दूसरी चेंज ये हो गई. और तीसरा एक और चेंज कर लीजिए. मैंने बताया था कि भारतीय सिक्कों में राइट फ्रॉम, अगर आप महमूद गजनी से शुरू करेंगे और आके आप गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक तक भी ले जा सकते हैं, तो देवनागरी लिखने का परंपरा है. इंस्क्रिप्शन में छोटा सा सही नाम हिंदी में लिखा हुआ. जी.
ये बंद हो जाता है। उसके बाद से मोहम्मद बिन तुगलक के पीरियड से मोहम्मद बिन एक दो कॉइन्स मिलता है, लेकिन उसके बाद बंद हो जाता है। सो री इंट्रोड्यूस देवनागरी ऑन कॉइन्स। अच्छा, दिट वाज अ वेरी इनोवेटिव आइडिया। शेरशाह सूरी ने, इट वाज नॉट ए कंटिन्यूएशन, इट वाज सिंपली एडॉप्शन। अ न्यू आइडिया वाज अडॉप्टेड बाय शेरशाह सूरी। अच्छा, और चांदी के तमाम सिक्कों में आप देखिएगा सब कुछ लिखा हुआ है, कलमा लिखा हुआ है, खलीफा के नाम लिखे हुए हैं, उसके नाम लिखे हुए हैं, और अपना नाम श्री शेर शाही अच्छा, इन देवनागरी। चाहे वो मार्जिन में हो, नीचे हो, कहीं भी हो, एवरी यू कैन सी इट वेरी वेल। तो ये एक बड़ी अहमियत की चीज़ है कि एक चीज़। और तीसरा एक और बड़ी अहमियत की चीज़ है यहाँ पर कि शेरशाह सूरी ने अपने सिक्के पर जो ये खलीफाओं के नाम आ रहे थे, अब्बासिद खलीफा और ये खलीफा, ये सब के नाम का ट्रेडिशन खत्म हो गया और ग्रेट कैलिफ का नाम आने लगा, जिसको आप खुलफा राशिदीन के नाम से जानते हैं, पायस कैलिफ के नाम से जानते हैं, अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान एंड देन अली, इन चारों के नाम आने लगे। और ये ट्रेडिशन जो है वो कंटिन्यू हो गया, मुगलों ने भी कंटिन्यू रखा और उसके बाद और शाहजहां तक जो कंटिन्यू। तो एक तीसरा एक बड़ी चीज ये। और यहाँ तक भी कहता है कि शायद मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ कि पैसा वर्ड जो हम लोग बोलते हैं वो भी शेरशाह सूरी का दिया। अच्छा, ये अबुल फजल मेंशन करता है, प्रोबेबली पैसा वाज आल्सो यूज्ड बाय शेरशाह सूरी। अच्छा, तो ये दो जो टर्म है, रुपया तो खैर कंफर्म है, पैसा के बारे में प्रोबेबली कहा जाता है कि शायद उसने ही इस्तेमाल किया है। हाँ, शेरशाह सूरी का आपने जिक्र किया देवनागरी स्क्रिप्ट का, कि शेरशाह सूरी के बारे में ये भी किताबों में मिलता है कि उन्होंने लोकल लेवल पे जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स थे उनको मेंटेन करने के लिए कहा कि ये फारसी में भी मेंटेन होंगे और वर्नैकुलर लैंग्वेज में भी मेंटेन होंगे। बिल्कुल सही बताया। तो खैर देवनागरी उन्होंने अपने सिक्कों पे भी शामिल की। मैं चूंकि हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम है, वरना मैं शेरशाह सूरी के बारे में और जिक्र करता, लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं मुगल इंडिया पे। मुगल हिंदुस्तान का यकीनन सबसे बड़ा और सबसे अजीम हुक्मरान अकबर को माना जाता है, और वो सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि अकबर ने बहुत दिनों तक हुकूमत की, बल्कि इसलिए क्योंकि अकबर ने अपनी 50 साला हुकूमत के दौरान ऐसे ऐसे सियासी और सकाफती और मजहबी और माशी और इकोनॉमिक चेंजेस और फैसले लिए जिसने तकरीबन अगले 250 सालों तक मुगल हिंदुस्तान की किस्मत बदल दी। तो अकबर ने अपने ज़माने में सिक्कों को जारी करने के ताल्लुक से क्या नए इक़दामात उठाए? देखिए, जो मुगल की करेंसी की अगर बात की जाएगी आपकी, तो जाहिर बात है कि एडॉप्शन जो है वो शेरशाह सूरी से किया गया, अकबर ने किया है, लेकिन अकबर ने उसके एक प्रॉपर शेप दी। क्वाइनेज मुगल की बाबर से आ रहा है, बाबर ने भी चलाया, हुमायूं ने भी चलाया, जिसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन ये जानना जरूरी है कि बाबर और हुमायूं के क्वाइन रिपोर्टेड है, बहुत से मिलते हैं। हाँ, मिलते हैं गोल में। लेकिन यहाँ पर अकबर पर आपने सवाल किया तो मैं अकबर पर जवाब दूंगा कि अकबर शेरशाह सूरी के क्वाइनेज ट्रेडिशन को अडॉप्ट करता है। कहाँ पर अडॉप्ट करता है? पहला ये कि जो चांदी का सिक्का है उसको भी रुपया कहता है। अच्छा, और वही रुपया जो है वो भी 11 ग्राम के आसपास, 11.5 ग्राम के आसपास पे होता है, वो उसमें कोई चेंजेस नहीं है। उसके बाद कॉपर के कॉइन, जो हेवी कॉपर कॉइन का कंसेप्ट है, वो हेवी कॉइन उनके यहाँ भी है। फर्क ये है कि वो दाम कहते हैं अपने चांदी कॉपर के सिक्के को, दाम भी कहते हैं, फलूस भी कहते हैं। हालांकि बड़ा इंटरेस्टिंग है, दाम वर्ड हिस्टोरियन सब जानते हैं कि दाम, लेकिन दाम लिखा हुआ बहुत कम मिलता है, एक ही जगह मिला है। अच्छा, फलूस वर्ड बहुत कॉमनली मिलता है, वही मिलता है, फलूस मिलता है। तो ये फलूस भी कहते हैं, दाम भी कहते हैं, और एक और टंका वर्ड से भी इसको जाना जाता है। बाद के पीरियड में कॉपर के कॉइन्स को टंका भी कहा गया, अकबर के पीरियड में। तो ये नाम हो गए। और सिल्वर के जो कॉइन अकबर के चल रहे हैं वो चल रहे हैं, इसको हम मोहर के नाम से जानते हैं। अच्छा, बाद में फिर अशरफी कहा गया, लेकिन बाद में शुरू में मोहर कहते थे। तो एडॉप्शन जो वो है, इसमें इनके 3 चीजों को लिया, कलमा को लिया, खलीफाओं के नाम को लिया, और उसके साथ साथ दूसरी जो अहमियत चीज थी कि कंटेंट वाइज पूरा उसको कॉपी कर, एक्सेप्ट एक चीज को छोड़ दीजिए तो देवनागरी अकबर ने नहीं दिया। अच्छा, अकबर के इन कॉइन्स में जो नॉर्मल कॉइन है उसमें देवनागरी नहीं मिलते, बाकी सारी चीजें उसी पर। बाकी उसने शेरशाह सूरी से इंस्पायर होकर की आगे बढ़ाया। बादशाह का जो नाम है वो नाम रहेगा, अपने जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी, टाइटल्स एंड ऑल दैट जो होता है वो ट्रेडिशन को फॉलो कर रहा। प्रोफेसर दानिश मोइन साहब, अकबर ने तकरीबन 50 साल हुकूमत की और खूब ढेर सारे सिक्के, सोने के, चांदी के, कॉपर के उसने जारी किए। आपको अकबर के अगर सिक्कों को कैटेगराइज करना हो
उनके बारे में समझाना हो तो आप कैसे समझाएंगे? देखिए, अकबर के कॉइन्स को जो मैंने समझा और जो मैं समझाता भी हूँ, जब मैंने कुछ लिखा भी इस तरह से है, 2 हिस्सों में मैं ब्रॉडली बांट देता हूँ। अच्छा। एक तो मैंने कहा था कि अकबर के 3 मेटल में कॉइन चले, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। इसको 2 हिस्सों में एक हिजरी। यहाँ मैं आपको जरा एक बार रुकूं, आपने मुझे बताया कि सिल्वर कॉइन्स को रुपया कहते हैं, हाँ, कॉपर कॉइन्स को फलूस कहते हैं या टंका कहते हैं या दाम कहते हैं, गोल्ड को क्या कहते हैं? मोहर। मोहर। हाँ, अच्छा, अच्छा, मोहर कहते थे। राइट। तो अब ये यहाँ पर हम जो बात करेंगे, हमने 2 हिस्सों में बांटा, एक हिजरी टाइप कॉइन्स और एक इलाही टाइप कॉइन्स। तो जब आपने कैलेंडर की शुरुआत कर दी तो आपसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि मंथ नेम क्या है आपका, कहाँ से लिया आपने? ये मंथ नेम अकबर ने क्या किया कि अकबर ने उठा लिया कहाँ से, जो ज़ोरास्ट्रियन कैलेंडर है, यानी कि पारसियों का जो कैलेंडर, ईरानियन कैलेंडर भी बोलते हैं, ईरानियों का कैलेंडर, जस ईरानियन कैलेंडर को उठाया, उनके नाम को डाल दिया। अच्छा। अब क्या हुआ सिक्के पर, जब इलाही कॉइन्स अकबर के आने लगे तो उसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज क्या आ गई कि अकबर अपने कॉइन्स पर मंथ का भी नाम डाल रहा है, ईयर भी डाल रहा है, तो आप डेटिंग सिस्टम और एक्यूरेट हो गई। अच्छा। हिजरी की जगह इलाही ईयर, अब आपने लिखा अजर, राइट, 42 एग्जाम्पल थॉट मैं बता रहा हूँ कि अजर लिखा आपने, 42 लिखा या अजर 40 लिखा आपने, तो 1556 प्लस 40 इन द मंथ ऑफ अजर, राइट, द कॉइन वाज इशूड। तो ये डेटिंग सिस्टम और एक्यूरेट हो गई आपकी, क्रॉस वेरीफाई हो गया, क्रॉस वेरीफाई हो गई। अब इसको दूसरी चीज क्या हुई कि अकबर ने अपना नाम हटाया, अल्लाह अकबर जल्ले, तो अल्लाह अकबर जल्ले जाओ, अल्लाह इज ग्रेट एंड हिज में हिज ग्लोरी परपेचुएट, इस टाइप का, जी जी, वो उसका ट्रांसलेशन, उसका जलाल जो है बढ़ता, जलाल बढ़ता रहे और होता रहे, यही चीज आने लगी। इसमें कुछ जगह ऐसे भी मिलते हैं कि सारे कॉइन्स में मिंट नहीं भी आते हैं, कुछ ऐसे कॉइन मिले हैं जिसमें मिंट नेम नहीं आते। अच्छा। अल्लाह अकबर लिखा हुआ रहा है, अल्लाह अकबर जले जाओ, लेकिन मिंट नेम नहीं आ रहा, कहीं पर डेट नहीं आ रही है, ऐसे भी मिलते हैं। लेकिन जो अमूमन जब आपसे बात की जाएगी इलाही की, तो इलाही का मतलब हो गया कि इलाही वो कैलेंडर है जो एक शुरुआत हो रही है 963 में और ये कंटिन्यू हो रही है अकबर के आखिरी पीरियड तक। अच्छा। जब तक अकबर, नहीं, यहाँ पे एक बुनियादी कंफ्यूजन ये है कि आखिर अकबर को इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या थी, क्यों हिजरी से इलाही कैलेंडर की तरफ? अकबर एक अपनी हर जगह एक अलग डिफरेंट इमेज बनाना चाहता है। अकबर सिर्फ मोनोटोनस टाइप का बादशाह नहीं, जो चल रहा है चलने दीजिए। अच्छा भाई, आप देखिए, आपको काफी इल्म है इसका, तारीख अल्फी के बारे में मालूम है आपको, उसने भी कहा तारीख अल्फी में डेट किस पर लिखाएगी। ये जो दौर है, ये अकबर का वो दौर है, अकबर जो अपनी थिंकिंग डेवलप कर रहे हैं, एक अलग कंसेप्ट पर अकबर चलना चाह रहे हैं। अकबर इज नॉट रिप्रेजेंटेड एज ए मुस्लिम किंग, उनको ये शौक नहीं कि मुझे एक मुस्लिम बादशाह की तरह रिप्रेजेंट किया जाए, हमें शौक है कि हमें एक हिंदुस्तान का बादशाह तस्लीम किया जाए। तो उनके लिए कोई आइडियल, उनका कोई मुस्लिम हुक्मरान कोई उनका आइडियल नहीं है, वो खुद अपने आप को हिंदुस्तान का, तो एक नई चीज लाना चाह रहे हैं जो हमारे हिसाब से हो, जिसमें इस्लाम का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस ना हो। लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा, इसमें मेरी अलग व्यू है, क्योंकि मैं ये बोलता हूँ कि मजहब तो आपके हाथ से नहीं हटा, यहाँ पर भी, यहाँ पे भी अल्लाह अकबर, जब आपने अल्लाह अकबर जल्ले जलालहू कह दिया तो इसका मतलब है कि अल्लाह पर तो यकीन आपका है। तो मैं इसको ये कहता हूँ कि मजहबी जो चीजें हैं वो खत्म नहीं हो रही अकबर के कॉइन से। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपने जो कहा, मुझे एक बात याद आई, एक बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं, उन्होंने ये लिखा कि अकबर बहुत स्ट्रॉन्ग मोनोथीस्ट है, मुवहिद है वो है, लेकिन ये है कि उसकी मजहब की समझ जरा मुख्तलिफ है। हाँ, तो बहुत दिलचस्प ये बातचीत हो रही है। दोस्तों, प्रोफेसर दानिश मोइन साहब अकबर के सिक्कों पर अपनी राय दे रहे थे और हमको समझा रहे थे कि कैसे हिजरी और इलाही, 2 तरह के सिक्कों में अकबर के सिक्कों को तकसीम किया जा सकता है 2 कैटेगरीज में। हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू, इस बातचीत के सिलसिले को जारी रखेंगे। You are listening to Know Your Heritage, Radio Manu 90.0 FM's show on history and heritage. सुनते रहिए रेडियो मानो 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। आइए अब सुनते हैं हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज। दोस्तों आदाब, आप सुन रहे हैं हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज रेडियो मानू 90.0 FM पर।
दोस्तों आज हम बात करेंगे बर्थ ऑफ इंटरनेट की। इंटरनेट की शुरुआत 1965 में हुई जब अमेरिका में कंप्यूटर्स को एक दूसरे से जोड़ने का तजुर्बा किया गया। 1969 में ARPANET नामी पहला नेटवर्क बनाया गया जिसने चंद यूनिवर्सिटीज़ के कंप्यूटर को जोड़ा। ये एक बड़ी कामयाबी थी और इसी बुनियाद पर इंटरनेट का निज़ाम आगे बढ़ा। दोस्तों 1980 के दहाई में ईमेल और फाइल शेयरिंग आम हुई और 1990 में वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW मुतारिफ हुआ जिसने इंटरनेट को आम लोगों के लिए आसान बना दिया। 1995 तक इंटरनेट पूरी दुनिया में फैल चुका था और लोग मालूमात हासिल करने, बातचीत करने और कारोबार करने के लिए इसका इस्तेमाल करने लगे। आज इंटरनेट हमारी ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा बन चुका है। दोस्तों आप सुन रहे थे हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज़, जिसमें आज हमने जाना बर्थ ऑफ इंटरनेट के बारे में। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। You were listening to History's Mysteries. आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। You are listening to Know Your Heritage, Radio Manu 90.0 FM's show on history and heritage. वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं नो योर हेरिटेज सीरीज़ का ये प्रोग्राम। मैं हूँ आपका होस्ट इकरामुल हक और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब प्रोफेसर दानिश मोइन साहब। और आज के इस एपिसोड में हम लोग बात कर रहे हैं मुग़ल हिंदुस्तान के सिक्कों पर। प्रोफेसर दानिश मोइन साहब, अभी आप अकबर के सिक्कों के बारे में तफसील से बता रहे थे, हिजरी सिक्कों के बारे में और इलाही सिक्कों के बारे में। अकबर ने कॉपर के सिक्के भी जारी किए, क्या उनमें भी कुछ खास बात है? देखिए, शुरुआती दौर में अकबर के कॉपर के कॉइन्स में अकबर का नाम नहीं होता। अच्छा। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये। और जैसे आपको मैंने बताया इलाही और हिजरी, ये यहाँ पर भी कॉपी हो रहा। अच्छा, दोनों को ऐसे ही बांट सकते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इनका नाम नहीं आता। अकबर ने अपना नाम पहली बार जो देना शुरू किया है जब उसने अपना टंका सीरीज चलाया 40 ईयर में, उसमें लिखता है टंके अकबर शाही। राइट। अदरवाइज अकबर के नाम उसमें नहीं के बराबर मिलते हैं। वो फल उसमें डेट लिखी हुई आती है, बोथ इन वर्ड्स एंड न्यूमरल्स ऑन द वन साइड, और दूसरे साइड जो लिखा होता है फलूस आगरा, दिल्ली, मिंट का नाम आता है और डेट आती। लेकिन जब टंका सीरीज शुरू किया अकबर तो उसने लिखता है टंके अकबर शाही। ये एक इंटरेस्टिंग चीज इसके इसमें है। तो यानी कॉपर के सिक्कों पे अकबर का ज्यादा नाम नहीं मिलता है। टंका सीरीज है उसी में मिलता है। इवन हुमायूं और उसके भी नहीं मिलते। हुमायूं के भी देखिए, बाबर के भी देखिएगा। अच्छा। तो उसमें आपके इन लोग शुरुआती दौर में इन लोग डेट सिक्कों पर अपना नाम नहीं डालते हैं, कॉपर में आप इनको आइडेंटिफाई करते हैं इनकी डेट के बेसिस पर। अच्छा, ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग। अच्छा, मैं एक आखिरी सवाल आपसे ये समझना चाह रहा था कि जदीद हिंदुस्तान में अकबर की बड़ी तारीफ की जाती है, ख़ास तौर से उसके सियासी और एक मजहबी तसव्वुर को लेकर, और ये माना जाता है कि अकबर सही मानों में एक कंपोजिट कल्चर का और एक मुश्तरका तहजीब का नुमाइंदा था, उसका तर्जुमान था, जिसने हिंदुस्तान में तमाम मज़हब और तमाम कौमों को, तमाम ज़ुबानों को एक साथ एक जैसा बर्ताव किया और मज़हब, ज़बान, इलाके, नस्ल, ज़ात की बुनियाद पे कोई फ़र्क नहीं किया। उसने एक ऐसी रियासत कायम की जिस रियासत में हर आदमी अपने आप को सिक्योर और सेफ फील कर रहा था। अकबर का ये जो एक सकाफ़ती हमाहंगी और कॉम्पोजिट कल्चर और एक दूसरे की रिस्पेक्ट और ये जो सेक्युलर आउटलुक है, क्या ये हमें सिक्कों में नज़र आता है? हाँ, मैं अगर मुझसे सवाल कीजिएगा तो मैं इसके पास एज ए स्टूडेंट ऑफ न्यूमिस्मेटिक्स मेरे पास जवाब है इसका। हमारे पास एक कॉइन है जो बहुत मशहूर है, राम सीता टाइप कॉइन। अच्छा, राम सीता। हाँ, अकबर एक ऐसा बादशाह है जिसने अपने कॉइन्स पर राम और सीता को डिपिक्ट किया। अच्छा, एक तरफ तो राम और सीता डिपिक्ट कर रहा है और दूसरी तरफ लिख रहा है इलाही डेट एंड मंथ लिख रहा है। अच्छा, तो ये एग्जाम्पल हमारे पास है जो इस बात की तस्दीक करता है जो आपके सवाल है।
और दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसमें लिखा हुआ देवनागरी में राम सिया, कहीं पर राम सिया है, कभी राम सीता है, ज्यादातर राम सिया लिखा हुआ। और ये सिक्के गोल्ड के हैं? गोल्ड में भी रिपोर्टेड है और सिल्वर में भी रिपोर्टेड है, ये दोनों में रिपोर्टेड है। सोने चांदी दोनों? हाँ, ये दोनों। लेकिन ये रेयर कॉइन है, बहुत ज्यादा कॉइन नहीं है, मैं सोचिए कि बहुत मिल रहे हैं। एक भारत कला भवन में है, ब्रिटिश म्यूजियम में है, कुछ एक दो प्राइवेट कलेक्शन में भी है, लेकिन ये वैल्यूबल है। लेकिन यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि ये सिक्के, आपको ये मानना पड़ेगा, ये जानना हो जरूरी है कि तुलसीदास अकबर के कंटेम्पोररी है। बिल्कुल बिल्कुल। और अकबर जो है उसी पीरियड में जब अकबर को मालूम हुआ कि भाई कोई तुलसीदास नाम के आदमी है, कोई बहुत बड़ी हस्ती है, कुछ लिख रहे हैं, तो ये कहा जाता है कि अकबर ने शायद उनको बुलाया था एंड ही रिफ्यूज टू कम। तो वो एक कॉइन बना करके उनको आके इनको भिजवा दीजिए कि मैं भी राम की इज्जत करता हूँ, आप भी इज्जत करते हैं। तो हो सकता है इस कॉन्टेक्स्ट में भी। अहमियत की बात यह है कि जो 16वीं सेंचुरी है, जो अकबर का दौर है, वो दौर है जिसमें राम की प्रशंसा हो रही है, और इसमें अकबर ने भी अपना योगदान, एक छोटा सा योगदान एक कॉइन की शक्ल में लाने की कोशिश की। दूसरा ये, उससे पहले भी आपको राम और सीता को डिपिक्शन में नहीं मिलते। शिव पार्वती तो मिलते हैं, लक्ष्मी तो मिल रहे हैं, लेकिन राम सीता का डिपिक्शन अगर आप बात करेंगे तो अकबर को ही बात करना पड़ेगा। और अकबर के पीरियड में बहुत सारे टंका बने हैं, टंका जो रिलीजियस पर्पस है, जिसमें राम सीता लक्ष्मण की फोटो भी देखने को मिलती है। ये बहुत कॉमन हुआ अकबर के, इसको हम टंका कहते हैं। इसको कहते हैं राम टंका के नाम से एक वर्ड, किताब ही निकली थी, माइकल मिशनर ने किताब निकाला राम टंका। अच्छा। और ये अकबर के वक्त से इंट्रोड्यूस हुआ, जिसमें राम सीता लक्ष्मण हनुमान इन तमाम चीजों पर बाकायदा चलाए गए, जो कॉइन नहीं थे लेकिन वो यूज हो रहे थे ऑफरिंग के लिए या तावीज के तौर पर। ये भी अकबर के लिए इंपॉर्टेंट है, अकबर के दौर के लिए। राइट। प्रोफेसर दानिश मोइन साहब, अकबर ने तकरीबन 50 साल हुकूमत की और उस दौरान उसने सोने, चांदी और तांबे के सिक्के जारी किए, जिनकी अच्छी खासी तादाद म्यूजियम्स और आर्काइव्स में मौजूद है। आपने अपने मुताले में और अपनी तहकीक के दौरान अकबर के सिक्कों को अच्छी तरह से पढ़ा है और बहुत करीब से समझा है। अगर आपको अकबर के सिक्कों को कैटेगराइज करना हो और उसे समझाना हो तो आप कैसे करेंगे? देखिए, मैंने जो कैटेगराइज किया है, जो समझा, इसको ब्रॉडली दो हिस्सों में हम बांट देते हैं। एक हम इसको बोलते हैं हिजरी टाइप कॉइन्स, और दूसरा कहते हैं इलाही टाइप कॉइन्स। अच्छा। हिजरी और इलाही में फर्क ये है, मैंने क्यों कहा, हिजरी जो है वो जिसमें आपको हिजरी में डेट आती है, और इलाही वो कॉइन है जिसमें इलाही में डेट आती है। तो दो तरह के कॉइन्स में बांटे जा सकते हैं। हाँ। एक जिन पे हिजरी डेट है, और दूसरे जिन पे इलाही डेट है। और हिजरी डेट में इसमें क्या आता है, इसमें कलमा आएगा। अच्छा। खुलफा राशिदीन के नाम आ रहे हैं, और एक तरफ दूसरे बादशाह का नाम, डेट, मिनट से जो चीजें वो आ रही है। जी। इलाही एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। इंटरेस्टिंग कंसेप्ट इसलिए है कि अकबर ने इलाही एक नई चीज निकाली थी। इलाही एक कैलेंडर को कहते हैं। अच्छा। इलाही कैलेंडर का, जब कैलेंडर आपने बनाया है तो आपको ये जवाब देना पड़ेगा भाई कब से शुरू होगी। जी। बिगनिंग बताना पड़ेगा। ये बिगनिंग इसकी 963 हिजरी में माना जाता है। अच्छा। 963 का मतलब 1556 का मतलब एक्सेशन डेट ऑफ अकबर। और इसकी तस्दीक सब लोग करते हैं, अबू फजल भी करते हैं, बदायूनी भी करते हैं, निजामुद्दीन भी करते हैं। तो ये कोई डिस्कशन बहुत। तो अकबर ने जब वो तख्त पे बैठे, वहां से उन्होंने एक नया कैलेंडर जारी किया। हाँ, वो एक वहां थी। वो जब हिजरी कैलेंडर, जब इलाही कैलेंडर आया 29वें रिग्नल ईयर में, 29वें में उसकी जब आया तो बिगनिंग कब से हो, वहां से बिगनिंग शुरू हो। दूसरा सवाल इसमें हुआ कि जब आप डेट बनाया है तो आपको मंथ नाम देना पड़ेगा। 12 मंथ होगा तो 12 मंथ का नाम अकबर ने एज इट इज जो पर्शियन कैलेंडर का नाम था, जिसको ज़ोरोस्ट्रियन कैलेंडर भी कहते हैं, उसको उठा के ले लिया। महीनों का नाम वहां से ले लिया। अब अकबर ने क्या किया कि एक तरफ तो लिखा अल्लाहु अकबर जल्ले जलालहू, जो एक साइड का हो गया, इसको इलाही क्रीड भी बोलते हैं, अल्लाहु अकबर जल्ले जलालहू। और दूसरी तरफ क्या लिखा जा रहा है, 29 या 30 अजर इज मंथ ने इलाही ज़र्ब आगरा, एग्जाम्पल के तौर पर। राइट। तो आपने क्या देखा कि ये कॉइन अजर के महीने में 30वें रिग्नल ईयर में अकबर के बना और आगरा से बना। अब आपको एग्जैक्ट डेट निकालनी, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे 1556 प्लस 30 तो 1586। हाँ। तो अब आपकी जो डेटिंग सिस्टम है और एक्यूरेट हो रही है। राइट। तो ये एक हिजरी कैलेंडर के मुताबिक डेटिंग सिस्टम है और एक ये हो। हाँ, तो अकबर का ये इंपॉर्टेंट चीज था जिसने इसमें चेंज किया।
दूसरी एक और तब्दीली इसके अंदर है, ऐसा नहीं कि सारे कॉइन में एक ही तरह की चीजें आ रही हैं। कुछ कॉइन्स अकबर के इलाही ऐसे भी हैं जिसमें एक तरफ अल्लाह अकबर लिखा हुआ है, दूसरी तरफ जल्ले जलालहू लिखा हुआ, ठीक है, और कुछ भी नहीं। एक ऐसे भी कॉइन मिलेंगे आपको अल्लाह अकबर जल्ले जलालहू है, लेकिन मिंट का नाम नहीं आ रहा। अच्छा, तो वो वैरायटी है, उसमें कई वैरायटी है। तो अकबर के कॉइन्स की वैरायटी बहुत सारी है, कोई एक ही दो नहीं। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज अकबर की है कि लोकल पैटर्न पर अकबर ने कॉइन चलाया। अच्छा, लोकल पैटर्न का मतलब है जब अकबर ने मालवा को कैप्चर कर लिया तो मालवा के पैटर्न पर सिक्के चल रहे हैं। अच्छा, गुजरात को कैप्चर किया तो गुजरात के पैटर्न पर सिक्के, और ये चल सब रहे हैं। इलाही सिक्के हैं? हाँ इलाही, ये चूंकि जब मालवा है इलाही नहीं है, चूंकि वो शुरुआती दौर में हुआ मालवा, अच्छा, तो इलाही नहीं है। सही बात है। और उसके बाद गुजरात में भी इलाही नहीं आया, तो इलाही अभी नहीं चल रहा है, इलाही नहीं आया। नहीं आया। तो गुजरात पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है, जैसे गुजरात सुल्तान कॉइन चला रहे थे। अच्छा, इसको वैसे समझिए जो मैंने आपको बताया बुलंद हाउसमैन वाली बात, करेक्ट करेक्ट। क्योंकि वो एरिया उस पीरियड को एक्सेप्ट नहीं करेगा अकबर के कॉइन्स को। जो सिक्के समाज में राइज हैं उसको कॉपी किया, उन्हीं पैटर्न पे सिक्के चलाए, लेकिन बाद में अकबर ने चेंज किया। किया। इसमें 3 स्टेट का नाम मैं बता रहा हूँ आपको। एक कश्मीर, जो कश्मीर में भी उसमें किया, कश्मीर हो गया, फिर आपका मालवा हो गया, गुजरात हो गया। अच्छा, और ये तीनों कॉइन जो है 3 जगह, तो अकबर का एक पैटर्न ये भी है। अकबर मुसलमानों के कॉइन्स के बारे में कहा जाता है कि ये तमाम सिक्के जो चल रहे हैं उसमें इंस्क्रिप्शन बेस है। एक और चेंज लाया अकबर की पॉलिसी में। एक चेंज ये है कि बर्ड टाइप कॉइन्स निकाला, फाल्कन बने हुए। अच्छा, एक ऐसे कॉइन मिल रहे हैं जिसमें आपको एक हॉक बना हुआ मिल रहा है। एक तरफ हॉक या हॉक बना, दूसरी तरफ जो है इलाही मंत्र। ये जो इलाही सिक्के हैं, हाँ, ये इलाही सिक्के चांदी के और सोने के भी हैं? दोनों में दोनों में। इवन कॉपर में भी इलाही सिक्के चले। अच्छा, इलाही मंत्र वाले पैटर्न अलग है, लेकिन इलाही सब जगह। जब ये चेंज हुआ तो सब जगह चेंज हुआ, एक्सेप्ट एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं आपके सामने कि कुछ मिनट ऐसे थे जिन्होंने इलाही मैन को फॉलो नहीं किया। यानी कि कुछ मिनट ऐसे हैं जो कंटिन्यूअस में चलते रहे, हिजरी वाले हाँ, सिक्के चलाते वो सब जगह नहीं, एक दो मिनट का नाम। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अकबर ने इतना कुछ किया और इलाही सिक्के और यानी हिजरी सिक्कों को हटा करके इलाही सिक्कों को चलाने की जरूरत क्या थी? जरूरत यही है कि अकबर की अपना कंसेप्ट, अकबर की पॉलिसी, अकबर का चेंज, क्योंकि हर इरादे में हर जगह पर चेंज होता है। एक ऐसी पॉलिसी बना रहे हैं अकबर की विजन को देखिए, अकबर के दीन इलाही को देखिए, अकबर का कंसेप्ट देखिए कि क्या है, इबादत खाना, उनकी कंसेप्ट, तो हर जगह पर चेंज कर। वो अपने आप को एक मुस्लिम बादशाह की तरह तशबीह नहीं करना चाहते। अच्छा, भाई हम एक हिंदुस्तान के बादशाह हैं, मेरी एक अलग अपनी पहचान है। तो मैंने एक नई चीज निकाली, मैंने इलाही कैलेंडर निकाल दी। आप इस्लामिक कैलेंडर दुनिया चलाते रहे, मैं नहीं चलाऊंगा। तभी तो हम अकबर हैं। हम अकबर हैं तो कैसे अकबर है, थोड़े अकबर बन जाएंगे, कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना। अच्छा, तो ये अकबर की अपनी पॉलिसी थी, उसने वो एक चीज दी। और ये चीज अकबर ने यहाँ पर नहीं, बल्कि आप तारीख़ अल्फी की किताब की जब बात करते हैं उसमें भी उसने ऑर्डर किया कि नहीं, मैं एक नई कैलेंडर पर काम करना चाहते हैं। तो जब वो नई कैलेंडर का कंसेप्ट लेके आ चुका है तो उसने भाई अभी जहां जहां पर डेट आ रही है उसको भी तब्दील कीजिए आप। इनोवेशन तो अकबर के इसमें है ही है, बहुत सारे इनोवेशन अकबर ने किया, उसमें एक ये भी इनोवेशन है कि एक नई चीज निकाली। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में प्रोफेसर दानिश मोइन साहब से हम चर्चा कर रहे थे मिडीवल इंडिया के सिक्कों पर, और इस चर्चा में हमने ये समझा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो टोकन करेंसी चलाई, वो टोकन करेंसी क्यों चलाई और क्यों नाकाम हो गई। अब आपने ये भी, प्रोफेसर दानिश मोइन साहब ने ये भी बताया कि कैसे शेरशाह सूरी ने, आज जिसे हम रुपया और पैसा कहते हैं, ये टर्म और ये नाम शेरशाह सूरी ने हमें दिया। और आखिर में हमने अकबर के सिक्कों के ऊपर चर्चा की कि कैसे अकबर ने इलाही सिक्कों का एक नया सिलसिला जारी किया, एक नया कैलेंडर बनाया और हिजरी सिक्कों को तर्क कर दिया। और सबसे अहम बात ये कि अकबर, जो कि अपने ख्यालात और तसव्वुरात में एक इंतहाई सेक्युलर और इंतहाई फॉरवर्ड लुकिंग था, वो तमाम उसके तसव्वुरात और उसके ख्यालात जिसमें हर मज़हब, हर नस्ल, हर कौम और हर इलाके के लोगों के लिए हमदर्दी थी और उसके साथ भाईचारे का पैगाम था, वो उसके सिक्कों में भी नज़र आता है, जिसमें राम और सीता की ख़ास तौर पर तस्वीर नज़र आती है। आज का ये प्रोग्राम यहीं ख़त्म करते हैं। नो योर हेरिटेज सीरीज़ के एक नए एपिसोड में हम प्रोफेसर दानिश मोइन साहब के साथ एक बार फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। आप सुन रहे थे नो योर हेरिटेज, रेडियो मानू 90.0 FM का हिस्ट्री एंड हेरिटेज शो।
दिस इज रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं।